सभी को मेरा सादर अभिवादन। आज हम यहाँ पर बात करने बैठे हैं पीसीपीएनडीटी एक्ट की। पीसीपीएनडीटी एक्ट प्री कंसेप्शनल और प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक जो है उसके बारे में ये एक्ट है। बहुत ज़्यादा मैं थोड़ी सी तकनीकी बातें करके उसके बाद इसके सामाजिक क्या कॉन्सिक्वेंसेस है इस पर बात करूँगी। ये 1994 में आया था और इस एक्ट के आने के पीछे अपने तरह की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बैकग्राउंड है इसका, जिसके कारण ये एक्ट लाना पड़ा सरकार को। वास्तव में हम देखे जाएं तो हमारी जनगणना में हम देखते हैं कि बहुत तेज़ी से लड़कियों की संख्या में गिरावट आ रही थी। अगर हम देखें तो 2001 की जनगणना को तो थोड़ा सा बेहतर स्थिति है, लेकिन यही 1991 की जनगणना जब हम देखते हैं तो वहाँ रेशियो बहुत ही कम है। जब हम रेशियो की बात करते हैं महिला पुरुष की, तो 1000 पुरुष के पीछे 1000 महिलाएं होती हैं। हम ये प्रकृति का नियम है और वैसे भी हम लोग बोलते हैं आधा देश आधी दुनिया, आधा आकाश आधा पृथ्वी सब महिलाओं की है, महिलाओं के साथ है। ये प्राकृतिक रूप से भी ये सिद्ध है कि 1000 पुरुष के पीछे लगभग 1000 महिलाएं, यानी जब एक कन्या जन्म लेती है तो कहीं ना कहीं एक पुरुष बालक का भी जन्म होता है। ये प्रकृति का भी नियम है। लेकिन क्या कारण है कि अचानक से इस तरह से चेंजेस आए और लड़के जो हैं शिशु ज़्यादा पैदा होने लगे और लड़कियां शिशु कम पैदा होने लगी। इसके पीछे अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे दूसरे कारण हैं। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये एक्ट क्या चीज़ है। चूँकि टेक्निकल है ये थोड़ा सा, इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि भारत में कन्या भ्रूण हत्या और जो सेक्स रेशियो है उसको रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक फेडरल कानून है, संघीय कानून है। इस अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो इस अधिनियम के से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण, मतलब वो बेटा है या बेटी है, वो पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसके गर्भ में जो बालक है या बालिका है ये बताने का जो डॉक्टर हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, इनको कोई इजाज़त नहीं है, उस पर प्रतिबंध है। प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक पीएनडीटी एक्ट 1996 के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी है। ऐसे में अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी, ये अल्ट्रासोनोग्राफी से हम सब परिचित हैं, करने वाले जोड़े मतलब जो दंपति हैं या करने वाले डॉक्टर लैब कर्मी को 3 से 5 साल तक की सज़ा और 10 से 50 हज़ार तक के जुर्माने का प्रावधान है। प्रत्येक जो प्रयोगशाला है, जो परामर्श केंद्र हैं, क्लिनिकल परामर्श हैं, ये सब जो हैं ये आजकल बड़ी तेज़ी से इस पर लगे हुए हैं। जैसे जैसे हमारे समाज में महिलाएं हाशिए पे चलती गई, वैसे वैसे दंपतियों को लगा कि नहीं, शायद कन्या ना पैदा करके हम एक बालक ही पैदा करें, और इसके कारण काफ़ी सारे जो ये प्रयोगशालाएं खुल गई, सोनोग्राफी सेंटर्स खुल गए और एक अलग तरह का बाजार शुरू हो गया और वहाँ पर ये डायग्नोस्टिक सेंटर होने लगे। मुझे बताते हुए बहुत शर्मिंदगी भी हो रही, दुख भी हो रहा है कि हमारा शहर बिलासपुर पूरे देश में कुख्यात है। अब स्थितियाँ काफ़ी सुधर गई हैं पिछले 7-10 साल में, लेकिन मुझको पता है, मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ और काफ़ी सारे ऐसे उड़ीसा से मुझको फ़ोन आते थे कि दीदी आना है और हमको अपना ये पता करना है कि, और निश्चित रूप से उनको पता करना है, मतलब अगर वो कन्या भ्रूण है तो वो उसको अबार्शन कराने की स्थिति में होते थे, अबार्शन कराने का वो तय करके आते थे। फिर मैंने जब उनको बताया कि नहीं, मैं तो खुद पीएनडीटी एक्ट में, एमटीपी में, इन सब में मेंबर हूँ और कहाँ हो रहा है ये, मैंने कोशिश की कि कुछ स्टिंग ऑपरेशन कर लिया जाए इनको बुला के, तो खैर वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि बहुत दूर दूर से, बॉम्बे और दिल्ली से भी लोग यहाँ आते थे बिलासपुर में, और एक तरह से ये कन्या भ्रूण हत्या का सेंटर बन गया था। यहाँ लोग आते थे, जो जितने लगे हुए राज्य हैं उनकी तो मैं बात छोड़ दूँ, छत्तीसगढ़ से लगे हुए राज्य जो हैं उनकी बात छोड़ के बाहर से जो दूर दराज के हमारे महानगर है वहाँ से भी इस तरह से लोग आने लगे थे और सोनोग्राफी के जरिए अपना
एक दो महीने का अगर उनको प्रेगनेंसी हुई तो वो दंपत्ति इसमें पता करने इसका पता करते थे और फिर उसको वो कोशिश करते थे कि कन्या भ्रूण है तो उसको ख़त्म कर दिया जाए। जो ये एक्ट है इसके अंतर्गत अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो उस क्लिनिक को सील करने का भी प्रावधान है। और अभी तो इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना आ गया है, जिसमें कि 25 जो मतलब पहली कन्या जिसकी होती थी उसको 25,000 रुपये, या एक लड़के के बाद बेटी हो रही तो उसको, इस तरह से कन्याओं के जन्म को प्रेफरेंस देने के लिए इस तरह से काफ़ी चीज़ें सामने आई। और कई शासकीय योजनाएं हैं जिनने की प्रोत्साहित किया कि अगर आप, अभी राजलक्ष्मी योजना है, अगर आप लड़की पैदा होती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार को उठाने की बात हुई थी। तो इस तरह से जब हम देखते हैं इन चीज़ों को कि किस तरह से हमारे यहाँ ये प्रावधान हुए हैं, एमटीपी एक्ट भी है लगभग इससे जुड़ा हुआ है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी। अगर आप जो गर्भ है उसको किसी मेडिकल कारण से अगर ख़त्म करना ज़रूरी हो गया है, जिसमें कि ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए बच्चा जो है वो पेट के अंदर विकलांग है, वो नॉर्मल नहीं है, या जो गर्भवती माँ है, महिला है, उसके जान को खतरा है, या फिर कोई अनुवांशिक क्या बोलना चाहिए जिसको जो पारिवारिक वंशानुगत रोग आते हैं, बीमारियां आती, इससे ग्रसित है बच्चा पेट के अंदर जो है, या फिर वो उसका मानसिक या शारीरिक विकास अवरुद्ध हो रहा है, या फिर उन पेरेंट्स में से कोई एक जो है वो काफ़ी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और जिसके कारण उस बच्चे को भी, जैसे सीधा नाम ले तो HIV एड्स है, HIV एड्स जो है ये ट्रांसफ़र होता है। तो ऐसे में अगर होता है, ऐसा बच्चा होता है तो उसको उसकी प्रेगनेंसी को मेडिकल टर्मिनेशन करने का प्रावधान है और वो लीगल प्रावधान है। लेकिन उसके लिए भी एक समय, रेप केसेस में अगर कोई रेप का केस होता है और उसमें बच्ची जो है वो गर्भवती हो जाती है, लड़की महिला जो भी है वो गर्भवती हो जाती है, ऐसी स्थिति में भी उस गर्भ को समापन का, जिसको गर्भ का चिकित्सकीय समापन कहते हैं, उसका राइट न, उसका अधिकार उसका होता है जो गर्भवती है, और इसके अलावा मेडिकल। लेकिन उसके लिए भी बाकायदा एक कमेटी बनी हुई है, उसका वो कमेटी जाती, मैं स्वयं बिलासपुर ज़िले में जो कमेटी बनी उसकी मेंबर हूँ। हम जाते हैं नर्सिंग होम्स को चेक करते हैं कि वहाँ कैसी सुविधाएं हैं, क्या हैं, और उनको कितने समय तक का 12 हफ्ते तक का उनको गर्भ के चिकित्सकीय समापन का उनको दिया जाता है लाइसेंस। लेकिन अभी जो है कुछ ऐसी स्थितियाँ आ रही कि डॉक्टर्स का कहना है कि थोड़ा सा इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, थोड़ा ज़्यादा समय के लिए दिया जाए। लेकिन ये हम जैसे लोग हैं, हम लोगों को ये उचित नहीं लगता, क्योंकि उसके दूसरे भी इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो महिला को प्रभावित करते हैं। कई बार होता विक्षिप्त महिला है, सड़कों में घूमती है, कोई भीख मांगकर गुजारा करने वाली महिला है, उसके साथ ज़बरदस्ती हो जाती है, उसके साथ रेप हो जाता है, और ऐसी स्थिति में फिर उसको वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ऐसी महिला का भी गर्भ के समापन का अधिकार जो है वो उस महिला को भी है और मेडिकली भी वो है। लेकिन उसके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है, जो कि एक कमेटी अप्रूव करती है, इंस्पेक्शन के बाद उनको वो लाइसेंस देती है। उसमें बहुत ढेर सारे नाम्स हैं और वो काफ़ी मतलब कठिन भी हैं वो नाम्स, ऐसा नहीं है कि बड़ी आसानी से उनको लाइसेंस मिल जाता है। अब बात ये करते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या की हत्या क्यों शुरू हुआ और इसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक बात आती है अशिक्षा की, ये बात अक्सर आती है कि अशिक्षा है इस कारण लोग ऐसा करते हैं। लेकिन ये आपको पता भी होगा और जानकर आश्चर्य भी होगा कि दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, पंजाब ऐसे राज्य जो हैं, जो कि काफ़ी साउंड हैं और बड़े शहर हैं, यहाँ पर सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा गड़बड़ है। इसके लिए गुजरात में डिक्री बचाओ, मतलब लड़की बचाओ आंदोलन भी चला और डिक्री बचाओ एक अभियान भी शुरू हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा में ये केसेस बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पर स्थितियाँ ये हो गई हैं कि अब शादी के लिए लड़कियाँ नहीं मिल रही हैं। और एक बड़ी इस पे मतलब एक दर्दनाक और मार्मिक फिल्म मैंने देखी थी, मातृभूमि। उस फिल्म में ये बताया गया था कि किस तरह से एक शादी के लिए लड़की नहीं मिलती पूरे गांव में,
और जहाँ लड़की पैदा होती है वहाँ पर दलाल होते हैं जो किसी तरह से पता करते हैं और उसको इंगेज करने की कोशिश करते हैं। और अंत में ये होता है कि एक परिवार में चार पांच भाई होते हैं, उनके फादर होते हैं, और वो लोगों को फिर एक जो दलाल होता है वो एक लड़की अरेंज करता है, और काफ़ी 3-4-5 लाख रुपए दे के वो लोग उस लड़की का सौदा कर लेते हैं एक भाई से, जो तीसरे नंबर का भाई रहता है, नौकरी करता होता है। उसके लिए लड़की के पिताजी राजी होते हैं और वो शादी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब वो आती है लड़की शादी होके, तो धीरे धीरे ये 5 भाई प्लस उनके ससुर, फादर जो होता है लड़की का ससुर, वो सब उससे शारीरिक संबंध बनाने की बात करते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति की बात करते हैं। आपसी में उनमें सहमति भी होती, किसी को कोई उससे गुरेज नहीं होता है। और वहाँ उसमें ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से अंत में जो गौशाला होती है वहाँ उस लड़की के हाथ पैर बांध के रखा जाता है, और उसके साथ रोज रात को बारी बारी से लोग अपने जाते हैं, ये बाप बेटे, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। उनको अपनी बारी आने के लिए भी काफ़ी आपस में लड़ाई होती है उनमें। और हमने देखा है एक प्रथा नाम से फिल्म है, रिवाज प्रथा। इसमें हरियाणा में किस तरह से, और ये जानी हुई बात है, हम लोग जब लिटरेसी मूवमेंट में काम कर रहे थे तो मैंने खुद वहाँ पर देखा है कि बेटी पैदा होती है तो उसको मार दिया जाता है। किस तरह से मारा जाता है, उसको एक बहुत बड़े बर्तन में दूध खौलाते हैं, दूध खौलाते दूध में उस बच्ची को, नवजात शिशु को जो तुरंत पैदा हुई है, उसे डाल दिया जाता है और उसे मार दिया जाता है। तो इस तरह से इतना इस हद तक एक अमानवीय कृत्य करने के लिए क्यों आज पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, वो मजबूर हो रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे अगर हम जाएं तो हमको देखना होगा कि आखिर ऐसा क्या कारण है। हम देखते हैं, आज हम बात करते हैं महिलाएं पायलट भी बन गई और ट्रेन भी चला रही हैं और अंतरिक्ष में भी जा रही हैं, चंद्रमा में भी जा रही हैं, रॉकेट चला रही हैं, युद्ध इसमें सेना में आ गई हैं। लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं हम देखें तो महिलाएं अभी भी हाशिए पर खड़ी हुई, अभी भी वो एक किनारे खड़ी हुई। अभी भी आपने उनको रिजर्वेशन किया पंचायतों में और राजनीति में, उनको सीट संसद में, विधानसभा में उनको जगह मिल गई है रिजर्वेशन के तहत, लेकिन आज भी उनके पति ही आगे काम। जब शुरू में पंचायतों में सबसे पहले रिजर्वेशन शुरू हुआ तो हम लोग जो रूरल फील्ड में काम करते हैं, हम लोगों को बहुत बातें सुनने पड़ती थी कि वो तो सब क्या करेंगी ये महिलाएं, सरपंच पति करता है, एसपी करता है। लेकिन आज मैं देख रही हूँ, आज इस 2020 में भी मैं देख रही हूँ अपने हमारे शहर में, चूँकि सीट रिजर्व थी महिला पार्षद के लिए, इसलिए महिलाओं को, घर की घरेलू महिलाओं को खड़ा किया गया, और उनके पति आज, और वो उनके पति जो राजनीतिक रसूख वाले थे, जिनकी अपनी राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक महत्वाकांक्षी जो लोग थे, वो लोग आज अपने पत्नी और बहन को खड़ा करके और पूरा काम वो पार्षद के रूप में स्वयं ही कर रहे, वार्ड मेंबर के रूप में स्वयं भी कर रहे हैं, और हम लोग स्वीकार कर रहे हैं उसको। स्वीकार कर रहे हैं मीन्स अपनी वो मजबूरियां हैं कि वो लोग आ रहे हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसी स्थिति, जो ऐसा कारण है कि महिलाएं आज भी हाशिए पे? एक तो सबसे बड़ी बात जो मुझको लगती है, जहाँ पर हम भ्रूण हत्या की बात या लड़कियां पैदा ना हो ये सोचते हैं, या फिर पेरेंट्स भी थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं लड़कियों को लेकर, इसके पीछे सबसे बड़ा एक कारण मुझको लगता है कि दहेज और महिला अपराध हैं। दहेज कानून थोड़ा सा लिबरल हुआ है, बहुत स्ट्रिक्ट और थोड़ा लिबरल हुआ है। अब हालांकि शायद बहुत बड़ा मंच होता, फेस टू फेस होते लोग, तो मैं ये बात शायद नहीं कह पाती, लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू रूबरू हो रहे हैं। तो मुझको कहने में कोई संकोच नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसको भी एक व्यापार, एक दहेज को एक टूल बना लिया गया है। टूल ऐसा बना लिया गया है कि इस दहेज वाले कानून का उल्लेख करके, दहेज वाले कानून को सामने लाके उसकी आड़ में लड़कियां हैं, लड़कियों के पेरेंट्स हैं, वो अपनी मनमानी, अपने हिसाब से रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल से रहना चाहते हैं, और इस तरह से अपने ससुराल में पति के ऊपर और इन-लॉज के ऊपर में दबाव बना रहे हैं। खैर, ये जब कोई चीज़ आती है तो निश्चित रूप से उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, उसके लिए हमारी न्याय व्यवस्था है। एक तो दहेज वाली बात है, जैसी बेटी होती है तो लगता है कि अरे इसके खर्चे, ये नहीं सोचते कि बेटा है तो उसको भी तो हम हायर एजुकेशन में करेंगे खर्चा,
तो बेटी होती तो एक तो ये होता अरे बेटी हो गई था। दूसरा सबसे बड़ी बात जो है हमारे यहाँ जो स्टिग्मा है कि लड़कों के द्वारा वंश बढ़ता, वंश वृद्धि करते हैं लड़के। हम लोग इस पे जब ट्रेनिंग करते हैं तो एक बड़ा अच्छा सा छोटा सा एक्सरसाइज कराते हैं। हम लड़कों को लड़कियों को बारी बारी खड़ा करते हैं और उनसे उनके माता पिता, दादा दादी, परदादा दादी, ऐसे फोर फादर्स का नाम पूछते जाते हैं। तो रेयर है कि ग्रैंडफादर के बाद कोई परदादा का नाम या परदादी का नाम बता पाता है। लड़कियों में भी सेम होता है, कुछ लड़कियां होती हैं जो कि परदादा का भी नाम बता देती। तो जो बच्चा आज पढ़ रहा है स्कूल में, 9th 10th में, कॉलेज में तक पढ़ रहा है, वो जब अपने फोर फादर्स का नाम भी नहीं जान रहा है तो फिर वो कैसे अपने वंश वृद्धि की उससे हम उसमें बात करें। अब तो लड़कियां मुखाग्नि भी दे रही। मुखाग्नि की बात, अरे हमारा कैसे मोक्ष होगा, हमको मुखाग्नि कौन देगा, बेटा होगा तो देगा। लेकिन अब लड़कियां भी समाज में सहज रूप से मुखाग्नि दे रही हैं और माता पिता जो भी हैं उनका दाह संस्कार भी वो लोग कर रही हैं। लेकिन जब बेटी घर में पैदा होती तो बचपन से जैसे जैसे वो बड़ी होती उसको पता होता है कि ये मेरा घर नहीं है। बार बार उसको कहा भी जाता है तो पराया धन है। उस पर गीत बने, कहानियां बनी हुई हैं, घर में बातें होती। लड़कियां पराया धन है, दूसरे के घर की हैं, दो दो घर के कुल की लाज तुमको संभालना है। तो ऐसी स्थिति में वो उसको लगता है ये घर तो मेरा नहीं है, जहाँ मैं जा रही हूँ वो तो मेरा था ही नहीं, तो शादी होने के बाद जारी, तो मेरा वास्तव में घर कौन सा है। बड़ी अच्छी इस पे अभी इन दिनों कविताएं हैं, कुछ मैंने लिखी है, कभी फुर्सत से उस कविताओं को भी आपसे जरूर शेयर करेंगी। तो वो बड़ी द्वंद्व की स्थिति में होती है कि मेरा घर कौन सा है। तो एक तो हम लोगों के दिमाग में ये है कि लड़की तो पराया धन है, दूसरे के घर में जाना है। दूसरा, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बेटा बेटी, हम पैदा होने के पहले ही पेरेंट्स के दाम्पत्य जो पति पत्नी है उनके दिमाग में ये बात आने लगती है। वहाँ से शुरू हो जाता बेटा बेटी का भेद। उनके लिए रंग फिक्स है, कलर फिक्स है, उनके लिए खिलौने फिक्स हैं, उनके लिए वेशभूषा फिक्स हैं। अगर बेटी होती है तो हाँ कल्पना होती कि हम पिंक कलर को, गुलाबी कलर को प्राथमिकता देंगे, और बेटा होगा तो ब्लू कलर को। बटे हुए हैं रंग भी कि लड़के का रंग ब्लू नीला है और बेटी का, लड़की का रंग गुलाबी है। गुलाबी में सॉफ्ट, तो वो लड़कियों को बोलते, ऐसा बोलते सॉफ्ट है ना, इसलिए उसको गुलाबी रंग बोलते। तो ये रंग बटे हुए हैं। वो कल्पना करते हैं कि घर का ऐसा कमरे है, उसका कमरे में गुलाबी रंग करेंगे, ये और बेटा है तो ब्लू करेंगे, सब चीज़ें ब्लू ब्लू रहेंगे। क्या खिलौने भी तय हैं। आप बर्थडे गिफ्ट वगैरह लेने के लिए जाए, मेरा तो बहुत अनुभव है ये, बर्थडे गिफ्ट वगैरह लेने जाते हैं और दुकान में पूछते हैं भैया वो बर्थडे के लिए गिफ्ट दे दीजिए, तो वो सबसे पहला सवाल पूछता है मैडम बेटा है कि बेटी है। तो नहीं, क्यों नहीं, फिर बेटे के हिसाब से। तो बेटे के हिसाब से क्या दिखाओगे भैया? पिस्तौल दिखाऊंगा, स्पाइडरमैन दिखाऊंगा, फास्ट गेम दिखाऊंगा, मोटर वो इलेक्ट्रॉनिक मोटर दिखाऊंगा। बेटी होगी तो बारबी गुड़िया, बारबी डॉल दिखाऊंगा। वो घर में बैठ के वो जो खेलते हैं बच्चे, जो जोड़ जोड़ के बनाते हैं वो, या इंडोर गेम वो दिखाएगा। तो ये हमारी मानसिकता है कि बेटा होगा तो ऐसे और बेटी होगी तो ऐसे। इसी तरह से खिलौने भी, लड़कियां जब खेलती हैं तो गुड़िया की शादी करेंगी, हम लोगों ने भी की, गुड़िया की शादी करेंगे, किचन सेट रखेंगे, खाना बनाएंगे घर में। कई बार बच्चे आपस में माँ बाप को देख के वैसा खेल खेलने लगते हैं, तो बच्चा लड़का जो है वह आएगा, बैठ जाएगा, हाँ चाय ला दे, पानी ला दे। तो उसके दिमाग में शुरू से ये चीज़ें हैं कि ये काम जो है वो लड़कियों का है और ये काम लड़कों का है। लड़कियां रात को अकेली नहीं निकलेंगी। अगर शाम को 8 साढ़े 8 बजे 4 घर छोड़ के बेटी को कुछ सहेली के यहाँ से नोट्स लाना है, तो माँ बोलती भाई को ले जा साथ में। भाई कौन है? बेटी जो है वो 8वीं क्लास में पढ़ रही, भाई 5वीं में पढ़ता है, भाई को ले जा साथ में, अकेले मत जा। मतलब वो 5 साल वो जो 5वीं पढ़ने वाला बच्चा 8वीं पढ़ने वाली बहन की क्या रक्षा करेगा? लेकिन नहीं, पुरुष है वो, साथ में उसको लेके जाओ। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे दिल दिमाग में इतनी बुरी तरह से बैठी हुई हैं कि ये चीज़ें दिमाग से नहीं हटती हैं। दूसरी जो एक बहुत बड़ी बात है कि अभी
महिला अपराधों में जो वृद्धि हो रही है, महिला अपराधों की हम बात करें तो महिला अपराधों में भी वृद्धि हो रही है। महिलाएं, लड़कियां जो हैं अभी भी उपभोग की वस्तु बनी हुई हैं। उनके कपड़ों, वो ऐसा कपड़ा पहनती हैं इसलिए रेप होता है, वो इस तरह रात को निकलती है इसलिए छेड़छाड़ होती है, वो अवसर देती हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो हमारे देश में पहली महिला राष्ट्रपति हुई थी प्रतिभा पाटिल जी। जब गांधी जी का 138 जयंती थी, उस समय उन्होंने सेव गर्ल्स, बालिका बचाओ अभियान योजना की शुरुआत की थी। हमारे यहाँ भी बालिका सुरक्षा योजना चल रही है और उसके लिए महिला बाल विकास विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, जो कि कई तरह के उसमें प्रोत्साहित करने के लिए उसमें है कि अगर पहली बेटी होगी तो सरकार उसको इतना पैसा देती है, डिलीवरी का खर्च नहीं होगा। फिर बच्चों के लिए वो तो खैर सभी बच्चों के लिए कुपोषण के लिए उनको समय समय पर महिला बाल विकास की जो कार्यकर्ता हैं वो उनके पास मितानिन जाती हैं और घर घर जाके उनको, आंगनबाड़ी केंद्र खुले हुए हैं जिसमें ये जाती हैं मितानिन और प्रोत्साहित करती हैं कि बच्चों को आप स्कूल भेजिए, आंगनबाड़ी केंद्र में भेजिए ताकि उनको स्कूल जाने के लिए एक अवसर मिले और पढ़ाई लिखाई की ओर बढ़े। एक रोचक बात यह है कि सरकार वास्तव में बहुत कोशिश कर रही है और हिमाचल प्रदेश जो है एक छोटा सा प्रदेश है, वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ की जो सरकार है उसने अगर कोई कहीं पर इनलीगल अबॉर्शन हो रहा है तो ऐसे अबॉर्शन की खबर देने वाले को भी वहाँ की सरकार 10,000 रुपये का इनाम रखी हुई है और उसका नाम गोपनीय रखा जाता है। उसका नाम जो है वो गोपनीय रहता है, उसका नाम वो डिस्क्लोज नहीं करते। तो सरकार अपने तय कोशिश कर रही है कि कैसे हम बालिकाओं का, लड़कियों को समाज की मेन स्ट्रीम में लाएं, उसकी मुख्य धारा में लाएं और किस तरह से वो माता पिता के नाम को, अभी रिजल्ट आ रहे हैं 10वीं 12वीं के रिजल्ट्स आए हैं, देखा हर बार की तरह इस बार भी लड़कियां टॉप पर इस बार मुझको दिखा नहीं है, इस बार शायद लड़के बाजी मार ले गए हैं, जो भी हो खैर, पर लड़कियां जो हैं वो हमेशा से आगे रही हैं। उसका मतलब वो थोड़ी सिंसियर भी होती हैं, गंभीर होती हैं चीज़ों को लेके। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक हम महिलाओं को निर्णय लेने की क्षमता का विकास नहीं करेंगे, उनको निर्णय लेने में उनकी भागीदारी नहीं बढ़ाएंगे, तब तक महिलाएं हाशिए पर ही बनी रहेंगी। निर्णय लेने से मतलब मेरा विदेश नीति के निर्णय और गृह नीति के निर्णय, आर्थिक विकास के निर्णय, अर्थनीति के निर्णय, उसमें इनकी भागीदारी न हो और इसके साथ ही घर में आज क्या पकेगा, दाल बनेगी कि नहीं, इसके निर्णय लेने का भी अधिकार, वो कब क्या पहनेगी इसका निर्णय लेने का भी अधिकार जो है वो जब तक नहीं मिलेगा महिलाओं को, तब तक ये बहुत मुश्किल बात है कि वो समाज की मुख्य धारा में आ सकेंगी, समाज की मुख्य धारा में उनकी भूमिका हो पाएगी। सबसे बड़ी बात है शुरुआत हमको घर से करना है। आप लोग घर